very good morning to all students. Today we are starting our next topic, that is displacement and double displacement reactions. देखिए बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया है, टाइप ऑफ रिएक्शंस कवर किए, जिसमें हमने क्या कवर किया, दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. कॉम्बिनेशन में बेटे हमने क्या पढ़ा है, कॉम्बिनेशन मीन्स जब हमारे पास दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब हो सकता है कि वो जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना है वो एक बना हो, दो या तीन, कितने बन सकते हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे, जब भी कंबाइन करने के लिए दो चीज़ मिनिमम चाहिए ना, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड कंबाइन करेंगे और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो कौन सी रिएक्शन हमारी बनेगी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. उसको हमने क्या है, दैट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फिर डीकम्पोजिशन के लिए हमने क्या किया, हमारे पास टोटल तीन कैटेगरीज होती है उसके अंदर. डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से हो सकती है. पहले तो समझते हैं एक बार रिवाइज करके कि डीकम्पोजिशन क्या थी. डीकम्पोज करना मतलब कि टूटना, ब्रेक डाउन होना. जब आपका एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होकर होगा, तो क्या बनेगी रिएक्शन को, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फिर हमने क्या कहा कि वो तीन तरीके से हो सकती है. पहले क्या हो सकती है, बाय हीट, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल वर्ड है, टेम्परेचर इट रिप्रेजेंट्स द हीट, गर्मी. अगर आप अपने कंपाउंड को हीट दो, हीट देने से वो टूट जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नंबर 2, एक तो थर्मल डीकम्पोजिशन से हो गया, दूसरा क्या है, सनलाइट से. सनलाइट से आप कर सकते हो, ठीक है, दैट इज अ फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटो मीन्स फोटो लाइट, मतलब कि फोटो मीन्स सनलाइट की बात करेंगे वहाँ पे. हम फोटो यानी कि लाइट से फोटो खींचना, समझते हो ना. ऐसे ध्यान रखो कि सनलाइट से हमारे पास जो रोशनी आई, हम अपने कंपाउंड उठा के मार देंगे धूप में, और कुछ देर बाद देखेंगे कि वो उसके अंदर कुछ और ही नया प्रोडक्ट बन गया है. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, सिल्वर क्लोराइड लिया था हमने, दैट इज योर AgCl. सिल्वर क्लोराइड लिया हमने, सिल्वर ब्रोमाइड लिया AgBr. हमने सोचा कि उसको मिक्स का सोल्यूशन बड़ा हुआ, हम चाहते हैं उसको सिल्वर निकालना चाहते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसको उठा करके धूप में रख देंगे. धूप में रखने के बाद क्या देखेंगे कि सिल्वर उसमें से अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा तरीका था जिससे हमने अपने कंपाउंड में से एलिमेंट को डिटेक्ट किया. दिस इज अ फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ थर्ड वन इज दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आप करेंगे करंट पास करवा करके किसी भी कंपाउंड को तोड़ेंगे. तो हमने क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर हमें एक बीकर लेना है. बीकर के अंदर हमें अपना कंपाउंड डालना है, जिसे हमसे ब्रेक डाउन करना है. जैसे हम सपोज हमने सॉल्ट लिया, दैट इज NaCl. अगर हम NaCl लेते हैं, NaCl के अंदर हमें क्या करना है, फर्दर एक एसिड मिक्स कर देना है. इसके अंदर हमें क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड फिट करनी है, जिसके अंदर हमें ट्यूब लगानी है, क्योंकि हमारे पास जो गैस बन के बाहर निकलेगी ना, वो एस्केप ना कर जाए. हम चाहते हैं कि हमारे पास जो गैस निकली है ना, वो कंबाइन रहे. जैसे कि आपको याद कराऊँ मैं, हमने बीकर लेना था, इसके अंदर हमने क्या किया है, वी हैव टेकन द एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस बेटे, एक्वस जो चीज़ होती है ना, वो हल्का सा चेंज होता है लिक्विड से. एक्वस वर्ड आप उससे रिलेट करते हैं, जैसे कि अगर आप किसी बात को आपने कहना कि मेरी बेसिक चीज़ है, मतलब कि वो डेरिवेटिव है, एग्जैक्ट लिक्विड नहीं है. जैसे कि वाटर का लिक्विड, तो लिक्विड कैटेगरी होती है हल्का एक्वस, यानी कि हल्का किसी और स्टेट में मिक्स कर रखा है. जैसे मैंने, आप नमक को पानी में घोल दो, ठीक है, पानी तो लिक्विड की स्टेट है, लेकिन नमक घुलने के बाद क्या बन गया, वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया ऑफ सॉल्ट, ऐसे. ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन से मैंने ये लिया है. हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोड को डिप किया, तो कार्बो डिप किया, किसी लगाते हैं ना सिर्फ मेटल की, हमने वो डिप कर दी. फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ट्यूब लगा देते हैं, इसको ट्यूब में बंद कर देते हैं. ट्यूब जो यहाँ से आपको बाहर निकलेगी ना गैस, वो इसमें कलेक्ट हो जाएगी, वो ऊपर बाहर नहीं निकलेगी. हम उसे कलेक्ट करना चाहते हैं, हम देखते हैं उसे कलेक्ट करके हमारे पास क्या बनेगा. तो हमने क्या किया, हमने सपोज यहाँ पे NaCl का लिया हो तो एक्वस सॉल्यूशन, और आपने NaCl में करंट पास लगा दिया. ठीक है, बट दिस इज द कैथोड. कैथोड दो टाइप के प्लेट लगाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है कैथोड, एक का नाम होता है एनोड. ठीक है, कैथोड को हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और एनोड को हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे हम. अब क्या होता है, हमेशा अपोजिट चार्ज वाले कोई भी चीज होती है, वो अपोजिट वाले के पास जाके अट्रैक्ट करती है. कैसे, अगर NaCl टूटेगा तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा ना, तो पॉजिटिव वाले जो भी होंगे वो नेगेटिव प्लेट कनेक्ट हो जाएंगे इधर आकर के. ठीक है, सिमिलरली और जो होंगे वो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे. सिंस जो हमारे पास सोडियम होता है वो तो एज अ हार्ड फॉर्म कलेक्ट होता है, लेकिन जो क्लोरीन है वो एज अ गैस बन के कलेक्ट हो जाता है इसके अंदर.
तो यानी कि इसमें आपको फ्लेवर टू लगा सकते बेटा, ये अगर आप सोडियम की बात करोगे तो। हाँ, अगर आप बात करो HCl की, मान लो इसमें आपने एसिड भरा हुआ है इसमें, अब HCl को तोड़ना है आपको, ऐसे आपने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, ये टूटेगा ऐसे दो पार्ट के अंदर, एक तो बन गया आपके पास H2, एक बन गया Cl2, दो गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब हाइड्रोजन यहाँ भर जाएगी, क्लोरीन यहाँ भर जाएगी, ऐसे करके। तो अब इससे क्या कर सकते हो, एक को आपने दो या दो से ज्यादा में ब्रेक डाउन कर दिया, दैट इज नोन एज योर decomposition reaction। and if you do this process by the electrolysis, that means आप इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, दैट इलेक्ट्रोलिसिस, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? तो यहाँ तक हमने अब तक पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में। हाँ बट इसमें दो रिएक्शन का नाम और आए थे, एक नाम आया आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आप करेंगे ना, मैं अभी आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगी, उस पीडीएफ में ना सारी रिएक्शंस के नाम ऑर्डर में लिखे होंगे, आपको ना बाय नेम ही याद हो जाएंगे कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन किस टाइप का, उसका मीनिंग क्या होता है, और हर एक रिएक्शन का सभी बच्चे एक एग्जाम्पल को याद करेंगे, एक से दो एग्जाम्पल सबको याद रखने हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल दिए रिएक्शन हमें मानी जाती है। समझिए, देखिए नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टोटल कितने होते हैं हमारे पास, सिंपल कंपोजिशन रिएक्शन, फिर हमने क्या किया है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक 3, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है 4, नेक्स्ट उसकी टाइप्स 3 टाइप हो गई, दिस इज योर थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटो, यानी कि अभी तक आपने 7 रिएक्शन के नेम्स लर्न कर लिए हैं, प्लस उनके मीनिंग समझ लिए हैं, प्लस उनके एग्जाम्पल समझ लिए हैं, तो आपको लर्न भी करने हैं साथ साथ। देखिए बेटा, एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है, टू एब्जॉर्ब, जिस भी रिएक्शन में कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम दो चीज को मिला देते हैं, वो चीज क्या रिजल्टेंट बनेगा ना, वो क्या बनेगा, ठंडा ठंडा सा लगता है पार्ट पर टच करने में उसको, मतलब जो भी रिएक्शन हुई है, जो हीट बनी हुई होगी, वो सारी कंपाउंड ने एब्जॉर्ब कर ली, और जिससे कि आपको बाहर का सरफेस जो फ्लास्क में आपने उसको रखा था, वो फ्लास्क कैसा लग रहा है, आपको ठंडा ठंडा लग रहा है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने उसको मिक्स किया, वो चीज गर्म हो गई, पहले नहीं थी, लेकिन आफ्टर रिएक्शन आपको लग रहा है कि जो आपने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें दोनों को मिक्स किया हुआ था आपस में, कुछ देर बाद वो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई है, दैट इज द एक्सो। एक्सो मानी टू रिलीज, इसका मतलब टू रिलीज मतलब क्या है, टू एब्जॉर्ब। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जिसमें एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो ये भी दो रिएक्शन के नाम को ध्यान रखते हैं। तो टोटल 7 रिएक्शन में कर ली है। आज हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा पार्ट जो मैंने अभी कराया आपको, दैट इज फॉर द रिवीजन पर्पस, जिससे कि आपको याद रहेगा कि हमने कितना पार्ट कवर कर लिया है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, उससे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से पहले ये देखना डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। बेटा डिस्प्लेसमेंट में इंग्लिश में मीनिंग डिस्प्लेसमेंट का होता है टू डिस्प्लेस, आप किसी चीज को किसी डिस्प्लेस कर रहे हो, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट पार्ट। ठीक है, जैसे कि अब मैं क्या कहूँ आपको कि मान लो कि सपोज कीजिए कि आपके पास आप बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, सपोज कीजिए एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, और मैं कहूँ कि आप अपने फ्रेंडशिप के तौर पे बैठे कि मेरा फ्रेंड है, मैं इसका बैठा हुआ है, मेरा फ्रेंड है, इसका बैठा है। सपोज मैंने कहा कि आप सभी रोल नंबर के हिसाब से बैठेंगे, लेकिन एक बच्चे 2 बच्चे बैठेंगे, तो आपने क्या देखा कि एक बच्चा फिक्स था, दूसरा बच्चा क्या दूसरे रोल नंबर से हट करके दूसरा बच्चा आगे बैठ गया ना, आपका फ्रेंड आपसे दूर हो गया है, उसकी बजाय दूसरा बच्चा आपका बैठ गया अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर। समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? मतलब क्या हुआ है कि आपने क्या किया है, बेसिकली वहां सिचुएशन क्या हो जाएगी, आप जो दूसरे एक बेंच पे 2 बच्चों की सीट है ना, उस दूसरी सीट पर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया, और ये जब डिस्प्लेसमेंट अगर होगी ना तो किसी बेसिस पे होगी, अपने आप से नहीं होगी। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अपने मतलब अपने से बैठो, एक मैंने ये बोला कि स्ट्रिक्टली है कि आपको रोल नंबर के हिसाब से बैठना है, मतलब कि आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी सीटिंग अरेंजमेंट की है। समझ रहे हो? अगर कोई कंडीशन होगी तभी डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी क्या आप अलाउड करोगे आप बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप अपने फ्रेंड्स से लोगों बैठोगे स्कूल में? नहीं ना। आप सोचोगे ना कि हम तो फ्रेंड्स हम पूरा टाइम इकट्ठे बैठेंगे, पूरा लेक्चर्स इकट्ठे लेंगे, तो अगर टीचर स्ट्रिक्टली आपको नहीं बोलेगा कि आपको रोल नंबर से बैठना है या आपको रोटेशन करनी है, फिर एक बेंच में 1 बच्चे बैठेंगे 2 बच्चे बैठेंगे, मतलब जब तक कंडीशन नहीं होगी तब तक वो चीज़ फुलफिल तो नहीं होगी। तो यही चीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होती है बेटा। क्या होगा, आपके पास मिनिमम 2 कंपाउंड होंगे, आपके पास
दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ये दो कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे ना, रिएक्शन करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो किसी कंडीशन में बनेगा। और वो कंडीशन कैसे आएगी, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक बार, हम एग्जांपल को हम समझते हैं इस चीज को। देखिए बेटे एक बार, अगर हम एग्जांपल लें, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल, हमने रिएक्शन कंसीडर करी, दिस इज योर Fe प्लस CuSO4, Fe दैट इज आयरन, ठीक है। यहाँ पे Fe आयरन की स्टडी प्रेजेंट है। अगर मैंने इस Fe को रिएक्शन करवा दिया तो कॉपर सल्फेट, एक है Cu मतलब कॉपर और SO4 मतलब सल्फेट। तो आयरन को आपने या फिर आयरन की स्टेट को आपने रिएक्ट करवाया है कॉपर सल्फेट के साथ। ये दो चीज आपने ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। और ध्यान रखिए हमेशा क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, सॉरी ब्लू कलर का, ग्रीन तो आयरन का होता है। दिस इज कॉपर, कॉपर सॉल्यूशन वो इसका होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अगर करना इस ब्लू कलर के अंदर आपने करके आयरन डाल दिया, अब कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये पता चलना बहुत जरूरी है। इस केस में रिएक्शन होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तभी क्या करेगा वो कॉपर को इसके सॉल्यूशन से हटा कर, ये आप दो बच्चे बैठे हो, ये आप हो या आपका फ्रेंड है, या फिर ये आप हो या आपका फ्रेंड है, तो क्या कर रहा है, कंडीशन क्या दे दी कि मान लो कि रोल नंबर वहां से बैठो, जिसका रोल नंबर पहले आएगा वो बैठेगा, उसके बाद में वो नहीं बैठेगा। मान लो मुझे रोल नंबर पहले आना है, यानी कि इसकी प्रेफरेंस पहले है, इसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी तो रोल नंबर पहले आएगा, ठीक है। तो इस बच्चे को इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसने इसको हटा करके क्या बना दिया, खुद बैठ गया यहाँ पर आपको के, और जो उसको बच्चा को हटा दिया, उसको खिलौने पे बिठा दिया, मतलब कि उसने खुद सॉल्यूशन बना दिया, दूसरे को बाहर निकाल दिया और खुद क्या बन गया हमारे लिए आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, और कॉपर को इसके सॉल्यूशन से ही बाहर निकाल दिया। इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट या कोई कंपाउंड दूसरे एलिमेंट दूसरे के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करेगा, जिसको उसको डिस्प्लेस कर सकता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेस करेगा, नेगेटिव डिस्प्लेस करेगा, हमेशा ध्यान रखना। आयरन पे पॉजिटिव होता है, आयरन की दो सेट होती है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट्स द फेरस स्टेट और ये डिपेंड करता है फेरिक। अगर 2 पॉजिटिव होगा तो फेरस कहलाएगा, 3 पॉजिटिव होगा तो फेरिक कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सल्फेट पे SO4 को होता है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर आयरन लिया था मैंने तो उसमें क्वेश्चन क्या होता है ना, तो यानी कि 2 ने 2 को डिस्प्लेस किया, ट्रांसफर किया, तो क्या बनाया Fe2SO4 होल्डर बनाया, इसमें अगर 2 को डिस्प्लेस हटा दो यहाँ से तो क्या बनेगा FeSO4। क्यों हटाना है, क्योंकि दोनों सेम नंबर जल्दी होते हैं, यहाँ पे 9 तो पड़ा हुआ है, तो दोनों नंबर सेम होते हुए हम हटा देते हैं, तो FeSO4 बना वो अपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो आपने क्या आपने यहाँ पे CO2 वाले को यूज किया है ना ये बनाने के लिए, इसका नाम क्या पड़ेगा, आयरन की जगह मैंने नाम क्या पड़ गया इसका, दिस इज द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसकी तीसरी वाली स्टेटस होती है ना, 3% स्टेटस ना यूज होती तो फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन नाम हो जाता, समझ गए हो। सो दिस इज वेरी बेसिक सिंपल कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब बात आती है, ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा डिस्प्लेस करेगा कौन सा डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन बहुत सारे एलिमेंट्स में पता करना है कौन सा डिस्प्लेस करेगा, दैट इज नॉट सो इजी। और बिना कंसेप्ट समझे बिना जानकर बता ही नहीं पाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे मान लो एल्यूमिनियम लिख देती, मान लो मैं यहाँ पे सोडियम लिख देती, तो क्या होता, रिएक्शन होती ही नहीं, क्योंकि सोडियम तो पोटेशियम तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसको डिस्प्लेस करने देगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर एक बच्चा फोर्सफुली कहेगा आपको कि मैं यहाँ बैठूंगा और तुम्हारे दोस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, बच्चा ताकतवर है, तो बैठ कर दिखाओ, ये तो मेरी सीट में ही बैठूंगा यहाँ पर, तो यानी कि वो वहां से हटेगा ही, हिलेगा ही नहीं। तो वो बच्चे चाहे कितने कहते हैं कि तुम टीचर को बोलो कुछ कर दे, लेकिन आप कहोगे नहीं यही बैठेगा मेरे पास, तो वो क्या है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कि वो नहीं डिस्प्लेस होगा वहां से। तो ये जो बेसिस है ना, दिस इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता रही बेस, जिसकी बेस पे आप इस चीज को बता पाएंगे कि कौन उसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट पे तो आए ही नहीं, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट कर रहे हैं दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ।